देखो आज हम लोग एक टॉपिक है इंडियन इकोनॉमिक्स में एग्रीकल्चर। बेसिकली सिलेबस में पढ़ना है एग्रीकल्चर इन इंडिया, जिसे हम लोग कहते हैं भारत में कृषि। भारत में कृषि, पहले भारत में कृषि के क्या भूमिका है, जिसमें बोले रोल ऑफ एक्सप्लेन द रोल ऑफ एग्रीकल्चर। और हमारे के यहाँ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आधी से अधिक आबादी एग्रीकल्चर पर ही आश्रित है ना। और अगर हम बात करें ब्रिटिश गौर, चूँकि हम लोग पहले पढ़े थे ब्रिटिश इंडिया के बारे में कि ब्रिटिश इंडिया में किस तरह से हमारे एग्रीकल्चर को, हमारे इंडस्ट्री को डिक्लाइन किया गया, तो हम देखेंगे आज हमारी एग्रीकल्चर की स्थिति क्या है। आज़ादी के 75 वर्ष ऊपर हो गए, उसके बाद भी आज हमारे के यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं एग्रीकल्चर सेक्टर्स में। इसके पीछे के क्या कारण है? बेसिकली देखो, ये हम लोग प्राइमरी सेक्टर कहते हैं, और प्राइमरी सेक्टर में दो चीज़ आता है। एक होता है आपका जो है फार्मिंग, एग्रीकल्चर फार्मिंग, और दूसरा होता है एनिमल हस्बेंड्री, जिसको हम लोग पशुपालन करते हैं। तो जो हमारा प्राइमरी सेक्टर्स है, जो हमारे किसान हैं, जो हमारा शुरुआती दौर के किसान है, वो खेती भी करते थे और पशु का भी पालन करते थे। जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है ना, भेड़ है, सूअर है, मुर्गा है, ये सब लोग पालते थे। और ये सभी उनका आय का बहुत बड़ा स्रोत होता था, और आज भी आपको उसका स्रोत है। जब अंग्रेज आए हमारे के यहाँ तो कृषि को कमर्शलाइज किए, मतलब वैसे कृषि उत्पाद को उत्पादन करना है जिसका वो व्यापार कर सके, जैसे इंडिगो, जैसे शुगर्स, जैसे रबर्स, जैसे पेपर्स, इनकी खेती पर जोर दिया गया। जिसको मतलब और उस सामान जो उत्पादन होता था, यानी कि प्राइमरी जो सेक्टर्स है, यानी कि जो हमारा प्राइमरी प्रोडक्ट जो होता था, उसी को यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया जाता था। और आज हम क्या करते हैं, तो आज हमारे यहाँ जो बना हुआ सामान है उसको हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। उससे जो बना वो उत्पाद है उसको हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं तक। और अगर हम आज अंग्रेज़ के पहले की बात करें, अगर मुग़ल साम्राज्य की बात करें, तो मुग़ल साम्राज्य में भी हमारा कृषि क्या है, आपका विकसित रूप में था, डिक्लाइन नहीं था। लेकिन हम लोग शुरुआत से पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर की भूमिका क्या है। तो नो डाउट हमारे के यहाँ एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन राष्ट्रीय में बहुत अधिक नहीं है एज़ कम्पेयर टू डिपेंडेंट पॉपुलेशन, बहुत अधिक आपका नहीं है। वो सब डेटा आपको हम आपके एक एक करके बताएंगे। चलो देखो, पहले हम लोग शुरुआत करते हैं। एक प्रेजेंटेशन आपका है, इसमें देखिए हमारा जो, इसको हम पूरा दिखाते हैं आपको। इंडियन इकोनॉमी जो है हमारा, इंडियन इकोनॉमी को नीचे गेट लगा दीजिए। तो इंडियन इकोनॉमी क्या है, तो इंडियन इकोनॉमी हमारा क्या है, एक एग्रेरियन इकोनॉमी है। एग्रेरियन इकोनॉमी का मतलब है हम यहाँ और एक यहाँ के जो अधिकतर लोग हैं एग्रीकल्चर पर आश्रित हैं, इसलिए हमारे के यहाँ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की गुंजाइश भी आपको है। एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट इंडस्ट्री को यहाँ विकसित किया जा सकता है। देखिए, द इंडियन इकोनॉमी इज एग्रो इकोनॉमी। द डिफिकल्टी विथ सच एन एग्रो इकोनॉमी इज दैट एग्रीकल्चर सेक्टर इज हाईली डिपेंडेंट ऑन द साइकिल ऑफ द प्रोडक्शन। हमारा प्रोडक्शन होते रहता है, साइकिल प्रोडक्शन है, कभी कुछ हुआ, कभी कुछ हुआ, कभी गेहूं है, कभी चावल है, कभी इस तरह से हमारा साइकिल आपको चलते रहता है टिल द ग्रीन रेवोल्यूशन और मॉडर्न मेथड ऑफ प्रोडक्शन। अब है कि हम लोग आलू का खेती भी 3 साल में कई एक बार कर लेते हैं, भिंडी है सालों भर होता है, अमरूद है सालों भर होता है, कद्दू लौकी है सालों भर होता है। लेकिन पहले आपका ऐसा नहीं होता था, और आज भी ऐसा सभी जगह नहीं होता है, कुछ जगह पे भी होता है। और करेंटली द इंडियन फार्मर्स प्रोड्यूस 2.4 टन, 2.4 टन्स। देखिए डेटा जीएस में भी इस तरह क्वेश्चन पर है, देखो 2.4 टन ऑफ राइस पर हेक्टेयर ऑफ लैंड। पर हेक्टेयर लैंड कितना होता है, 2.4 टन ऑफ राइस, यानी धान की खेती, यानी चावल की खेती। फार बिहाइंड इट्स एक्चुअल पोटेंशियल, जो इसकी क्षमता है उससे बहुत पीछे है। जैसे एग्जांपल से समझिए, यहाँ पे हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं
ये आपका है, याद करो, पढ़े होगे पीपीसी, पढ़ाते थे पीपीसी। तो यहाँ पे अगर हम है ना इस पॉइंट पे, तो हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल आउटपुट। अगर मान लिया कि कोई अगर गाड़ी खरीदते हैं और गाड़ी कहता है कि हम 50 किलोमीटर के माइलेज देंगे और एक्चुअली दे रहा है वो कितना 25, तो कहते हैं इट इज़ फार बिहाइंड सर, वी हैव प्रॉमिस दैट इज पोटेंशियल आउटपुट 50 किलोमीटर पर आवर्स होगा, बट वी आर हैविंग द ओनली 25 किलोमीटर पर आवर्स, इट्स फार बिहाइंड। तो उसी तरह जब पीपीसी पढ़ते हैं तो अगर यहाँ पर हैं, अगर यहाँ पर हैं, तो इसको बोलते हैं एक्चुअल आउटपुट। क्या बोलते हैं? एक्चुअल, हमारा जो क्षमता है उसका पूरा उपयोग करने हैं, इसलिए इसको हम बोलते भी हैं फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पर हैं, यहाँ पर हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे होते थे, याद कीजिएगा, इसको बोलते थे अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या बोलते थे? अंडर यूटिलाइजेशन। सब बताए थे आप लोगों को, थोड़ा पढ़ लीजिएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर यहाँ हैं और यहाँ है कि नहीं, लेकिन हमें होना कहाँ चाहिए था? तो हमें बाबू को होना चाहिए था यहाँ पर। तो अगर हमें देखिए ए मिल रहा है ओ टी, ए मिल रहा है ओ एस मिल रहा है, लेकिन इसका होना कहाँ चाहिए था? तो देखिए ओ कुछ भी नाम दे दो पी, यानी कि हमारा एक कम हो रहा है। पोटेंशियल कितना है? ओपी का पा कितना रहे? ओएस। तो यदि कोई हम यहाँ इसको बोलते थे फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब यहाँ तक उपयोग हम कर सकते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि हमारा जो अंडर डेवलप कंट्री है या जो डेवलपिंग कंट्री है उसमें रिसोर्सेज, अवेलेबल रिसोर्सेज इज आइदर अंडर यूटिलाइज और मिस यूटिलाइज, इट इज़ नॉट फुल्ली यूटिलाइज। यदि इसका पूरा उपयोग होगा तभी तो उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, आउटपुट बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो चलिए फिर से हम लोग आते हैं, समझिए इस चीज़ को कि ऑन द अदर हैंड चाइना एंड ब्राज़ील प्रोड्यूसेज 4.4, 4.7 एंड 3.6 टन, यानी कि चाइना का है 4.7 और ब्राज़ील का है 3.6 टन ऑफ राइस पर हेक्टेयर। इंडिया में कितना है? 2.4, चाइना में कितना है? 4.7, ब्राज़ील में कितना है? 3.6। तो हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ प्रोडक्शन क्या है? कम है पर हेक्टेयर लैंड, है ना। यदि हम कंपेयर करते हैं कि राइस का, विच इज़ वन, यानी पैडी कहते हैं, विच इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फूड फॉर सर्वाइव। गेहूं और चावल मुख्य खेती होता है जिसको लोग बहुत सारे प्रोडक्ट बना के खाते हैं। क्लियर? अब समझ सकते हैं कि डिस्पाइट सो मेनी disadvantages of the agriculture sector, it is still the most crucial sector for the Indian economy। यद्यपि बहुत सारे हमारे समस्याएं हैं, फिर भी हमारे यहाँ एक सेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसी सेक्टर पर आश्रित हैं। तो पूरा कंसेप्ट समझ में आया, है ना। और हम बहुत सारे इसका थ्योरेटिकल पार्ट भी बताएंगे, लेकिन हम सबसे पहले शुरुआत में ही बताएं कि किस तरह से हमारा एग्रीकल्चर जो है अभी भी जो है आज़ादी के इतने दिन बादों भी, यानी कि जिस समय चाइना को रिपब्लिक हुआ था उसी समय लगभग हमें भी रिपब्लिक मिला था। जी इतिहास पढ़िएगा इसका, देखिएगा, है ना। वो भी गुलाम था, ए भी गुलाम था, लेकिन ए वो हमसे आगे निकल गए। इट्स बिकॉज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, इट्स बिकॉज ऑफ हाई यील्ड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, it's because of modernization, it's because of better method of irrigation, it's because of better method of canal, यानी कि नहर की व्यवस्था की गई जो सिंचाई की काम में आती है। मॉडर्न तरीके से खेती करते हैं, मिट्टी की जांच करके खेती करते हैं। तो इस तरह से जो है हमारा कहिएगा सर क्या यहाँ, यस, यहाँ भी बढ़ाया जा सकता है ना। हमारा जो आउटपुट है, जैसे मान लीजिए क्लासरूम है, तो क्लासरूम में अगर अच्छे पढ़ाएंगे तो इसकी पोटेंशियल बढ़ेगी ना भाई। जैसे जो बच्चा अगर 25 है तो 100 हो सकता है ना, है कि नहीं? 100 हो सकता है और होता था पहले। उसी तरह से आपका जैसे एक मशीन लेते हैं, जैसे कि मान लिया कि कोविड के बाद बहुत सारे जो उसका मशीन से उसका उपयोग ही नहीं हो पा रहा है क्योंकि डिमांड नहीं है। तो उसी तरह से हमारे एग्रीकल्चर को, यानी कि भारतीय एग्रीकल्चर को विकसित किया जा सकता है। वी विल हैव टू सी, वी विल हैव टू एग्जामिन
which method is being adopted or have been adopted in China or Brazil, so that the agricultural products of like the rice has increased so many times rather than India. भारत के कंपैरिजन में प्रोडक्शन काफ़ी क्या हुआ, बढ़ गया। इसके पीछे का क्या कारण है हमें देखना होगा। और अगर ओवरऑल आप देखते भी होंगे, अगर कभी विदेश नहीं गए हैं, ब्राज़ील का हम और चाइना के एग्जाम्पल लिए हैं, तो वहाँ की यूट्यूब पर भी आप देखिए व्यवस्था कि वहाँ के लोग कैसे खेती करते हैं, हमारे यहाँ के लोग खेती कैसे करते हैं, वहाँ क्या व्यवस्था है। इसके पीछे बहुत सारा कारण होता है। किसी भी देश का एग्रीकल्चर अगर बैकवर्ड है तो उसके पीछे एक कारण नहीं होता, उसके पीछे एक कारण सिर्फ ये नहीं होता कि वहाँ का एग्रीकल्चर वहाँ का जो है लोग गरीब हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर की कमी है, हमारे यहाँ के किसान उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, वहाँ खेती करते हैं तो पढ़ लिख के ट्रेनिंग के बाद खेती करते हैं, हमारे के कोई भी शुरू हो जाते हैं, कभी भी शुरू हो जाते हैं। हमारे के यहाँ बैंकिंग व्यवस्था की कमी है, जो फंड चाहिए वो फंड हमें आसानी से किसानों को नहीं मिलता। यद्यपि सरकार ने बहुत सारे स्कीम दी है, केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड 1998 में शुरू किया गया, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा एडवांटेज आपको जो है अभी आपको नहीं मिल पा रहा है किसानों को जितना मिलना चाहिए था। क्लियर है? तो देखिए किस एक्चुअली है क्या कि वो भी थ्योरेटिकल पार्ट है, क्योंकि वी हैव जो कि इकोनॉमिक्स है क्या, दो चीज़ है। एक तो पढ़ते कोर सब्जेक्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, बट इफ़ यू आर कीन इंटरेस्ट, जैसे आप कहते हैं कि सर लेट हो गया, बट लेट हो गया लेकिन यदि अच्छा मिला तो मन भर गया, है कि नहीं। और खूब, जैसे बहुत सारे हैं कि खूब पढ़े, 5 घंटा पढ़ लिए, कुछ समझ ही में नहीं आया। उसी तरीके से आपके अंदर जो पोटेंशियल है, नहीं बोलते कि क्षमता पढ़ने का 12 घंटा है, पढ़ रहे हैं 4 घंटा, तो उसकी अगर हम चाहें तो 12 घंटा पढ़ सकते हैं। उसको क्या करना होगा, कैसे। उसी तरह से कृषि में जो क्षमता है उस क्षमता का हम लोग पूर्ण उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इट्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंड, इट्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंड, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना, लैक ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट। गवर्नमेंट सपोर्ट में सब आ जाएगा, सब देगा तो बैंक की व्यवस्था भी हो जाएगी, इरिगेशन व्यवस्था, सब कुछ आपका हो जाएगा। कृषि, अगर कृषि आज एग्रीकल्चर हमारा विकसित है पंजाब का, उसके पीछे है कि वहाँ की सरकार ने काफ़ी ध्यान दी है किसानों को। अब आप ही समझिए कि हमारे क्या अधिकतर लोग जो रहते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, लेकिन पहले बिजली की व्यवस्था की गई शहरों में, यद्यपि वहाँ भी अगर एनर्जी की व्यवस्था की जाती तो इरिगेशन की जो समस्या है होती थी, नहीं होता। अब चलिए आस्ते आस्ते हमारी सरकार को ध्यान आया है, कृषि क्षेत्र में भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चलिए कुछ और हम लोग बात करते हैं। देखो 2-3 स्लाइड को समझो, फिर हम लोग मेन पॉइंट पे आएंगे। अगर हम बात करते हैं जो हमारे पास अभी डेटा मिला, अभी करेंट डेटा और आना बाकी है, डेटा आया भी है, नया सर्वे आया है और कुछ दिन में इसका अपडेट भी आपको सामने मिल जाएगा। देखो इन 2016 में एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, एलाइड मतलब उससे संबंधित सेक्टर लाइक एनिमल हस्बेंड्री, जैसे पशुपालन शुरू बताए थे, फॉरेस्ट्री एंड फिशरी मतलब मछली पालन, अकाउंटेड फॉर 7.5%, ये डेटा है, अकाउंटेड फॉर 7.5% ऑफ GDP, सॉरी 17.5% GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जानते हैं, डिटेल्स बताए थे, विथ अबाउट 41.49% ऑफ वर्कफोर्स। वर्कफोर्स आपको बताए हैं, नहीं आता है तो एक वीडियो होगा देख लीजिएगा, उसमें लेबर फोर्स क्या होता है, वर्क फोर्स क्या होता है, इसलिए कहते हैं वीडियो जो जाता है उसको देखिए। देखो लेबर फोर्स और वर्क फोर्स में क्या अंतर है, एकदम सिंपल, चूँकि सिंपल बताएंगे फिर से समझ तभी आपको समझ में आएगा। जैसे देखो, जैसे मान लिया कि आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, यहाँ भी सब आप ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, सभी को हम लोग पढ़ा दिए लिखा दिए, 1 2 3 4, मान लिया कि हमारे पास अभी इतने बच्चे हैं, 16 बच्चे हैं, एक कॉलेज के में 16 बच्चे पढ़ते हैं, तो आप लोग बन गए, पढ़ लिख के डिग्री मिल गया तो आप क्या बन गए, आप बन गए लेबर फोर्स, यानी कि 16 लोग हैं क्या हो गया, लेबर फोर्स। आज कोई कंपनी आया, इसमें से क्या किया, 10 लोग को उठा के ले गया, तो जिसको उठा के ले गया उसको रोजगार मिल गया, तो जिसको रोजगार मिल गया उसको बोलते हैं वर्क फोर्स, इसको बोलते हैं लेबर फोर्स। और लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स इक्वल टू 6 जो बता, इसको बोलते हैं अनएम्प्लॉयड। याद रहेगा,
यानी कि जो इसको काम मिला हुआ है उसको बोलते हैं वर्क फोर्स। यानी कि फिर से वापस आइए, समझिए चीज़ों के एक करें। 41.49% ऑफ द वर्क फोर्स इन 2020, यानी 2020 में जो है इतना परसेंट लोग जो है को जो एम्प्लॉयमेंट है यहाँ पे मिला था, जिसमें कि 17.5% ही कंट्रीब्यूशन जीडीपी, बहुत कम है। हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे यूएस से, ब्रिटेन से करके कि वहाँ की कितना लोग डिपेंडेंट हैं और कितना कंट्रीब्यूशन है। ज़रा आप घर पे होमवर्क ही करके लाइएगा। इंडिया रैंक फर्स्ट इन द वर्ल्ड विथ हाईएस्ट नेट क्रॉप्ड एरिया, मतलब अधिक बोने वाला जो एरिया है, बाई यूएस एंड चाइना। एंड द इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर to India GDP is steadily declining with the country's broad based economic growth। जैसे जैसे किसी कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ होता है ना, उससे क्या होता है, उस कंट्री का डिपेंडेंसी और एग्रीकल्चर क्या होता है, कमते चला जाता है। लेकिन मॉडर्नाइजेशन के कारण और नई टेक्नोलॉजी के कारण कंट्रीब्यूशन में गिरावट आपका नहीं आती है ना। क्योंकि है क्या कि हमारे क्या जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रोथ करता है तो उसमें सर्विस सेक्टर का ग्रोथ होता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर का ग्रोथ होता है। पहले हम लोग रॉ मटेरियल ही बेच देते थे, जब फंड हो गया तो इंडस्ट्री लगाए, उससे बना हुआ प्रोडक्ट दूसरे कंट्री हम लोग क्या करते हैं, बेचते हैं। देखो अब आइए, द इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू इंडिया जीडीपी इज स्टीडली डिक्लाइनिंग विद द कंट्रीज ब्रॉड बेस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। स्टिल एग्रीकल्चर इज डेमोग्राफिकली the broadest economic sector and plays a significant role in overall socio-economic whole। Followed by China and US, China और US के बाद में इंडिया आता है। किसमें? इसमें सर जितना कल्टीवेशन लैंड है हम लोग का। हाँ, तो लैंड यहाँ कहाँ बताया? एग्रीकल्चर वो फर्स्ट लिखा था, वहाँ पर थर्ड होगा। कहाँ पे? क्रॉप्ड एरिया, फसल लगाने वाला एरिया बता रहे हैं। ना 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 ना, नहीं समझे। अरे फसल उत्पादन होता है, लेकिन मतलब जैसे ज़मीन है ना, यहाँ पे इतने फर्स्ट है पूरी दुनिया में जिसमें अधिक से अधिक ज़मीनों में खेती की जाती है। अगर हम यूएस की बात करें या अदर कंट्रीज़ की बात करें तो इंडिया से कम एरिया में खेती होता है, लेकिन प्रोडक्शन उसका अधिक होता है, उसका प्रोडक्टिविटी अधिक है ना। उसका प्रोडक्टिविटी क्या है, अधिक है। हमारा प्रोडक्टिविटी क्या है, कम है। इसके पीछे सिर्फ एक कारण नहीं है कि हमारे, इसके सारे बहुत, कोई भी चीज़ अगर पिछड़ा है तो उसके पीछे एक ही फैक्टर्स नहीं होता, उसके पीछे सो मेनी फैक्टर्स होते हैं। जैसे अगर हमारा एग्रीकल्चर पिछड़ा हुआ है तो क्या सिर्फ हम किसान को पढ़ा लिखा देंगे तो हो जाएगा? नहीं ना होगा। किसान पढ़े लिखे, जैसे कि अब देखिए, जो अगर तुम मतलब कि पंजाब जाओ कभी, या तो पंजाब में एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री मानते हैं और वहाँ पे लोग पढ़ लिख के आते हैं और एक प्रोफेशनल तरीके से खेती करते हैं। वहाँ के किसानों की सैलरी मिलती है, वहाँ पे सालों भर खेती होता है, मल्टीपल क्रॉपिंग का पैटर्न है, कुछ ना कुछ हमेशा फसल होते रहता है ना। तो अभी भी क्या है कि हमारे के यहाँ बिहार में अगर हम बात करो तो बिहार में कुछ ही एरिया है, कुछ ही किसान है। नहीं तो यहाँ भी अभी भी यहाँ पे उसका जो फल मिला कहाँ, अभी भी हमारे क्या जिस तरह से केनाल की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि नहर की, जैसे अगर पूरा रोड बन रहा है तो रोड बनते के साथ अगर नहर भी बनना चाहिए, और मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में, और मतलब जो पानी है यानी कि जो इरिगेशन के लिए जो जल चाहिए उसकी कमी नहीं होनी चाहिए। उसके लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। जैसे अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में आधा जिला पानी से डूबा हुआ है रहता है, मतलब बाढ़ से ग्रसित है, और आधा सुखाड़ से ग्रसित है। तो नो डाउट इसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट होगा। तो इन्वेस्टमेंट से क्या फ़ायदा होगा भाई? तो जो एक्सेस वाटर है उसको नहर के माध्यम से उस तरफ छोड़ दिया जाए जहाँ पे पानी, जहाँ सुखाड़ होता है, और उसके लिए कुछ डैम भी व्यवस्था की जाए कि अगर बहुत एक्सेस है तो डैम में पानी रखा ही जाता है, रह हो जाए। लेकिन हर साल फिर भी नुकसान हमारा हो रहा है।
तो उससे क्या होगा कि जो एक्सेस वाटर हमारा है उससे पानी का जमाव होगा, उससे पनबिजली का उत्पादन कर सकते हैं। और जहाँ पे पानी सालों भर पानी मिलना चाहिए, हालांकि उसका चार्ज भी लेना चाहिए सरकार चाहे तो, जैसे बिजली का चार्ज लेती है ना, तो इरिगेशन करते हैं किसान तो उसके लिए वो डीजल जलाते हैं या कहीं से उधार लेते हैं और पानी पटवन करते हैं। तो उसी तरीके से नॉमिनल चार्ज होना चाहिए, सरकार की खर्च होगी लेकिन सरकार की आमदनी का स्रोत भी हो सकता, मतलब हम लोग इस तरह से बताते हैं। अब करना ना करना वो तो पॉलिसी मेकर की बात है। हम ही लोग जैसे आप जैसे सरकार को सजेशन देते हैं कि भाई इस तरह का काम कीजिए कि वहाँ से पानी का जो है ट्रांसमिशन उस एरिया में हो जाए, और संभव है भी, ऐसा नहीं कि संभव है, संभव ऐसा है, असंभव नहीं है। इससे सुखाड़ वाले को पानी मिल जाएगा और जो फ्लड से ग्रसित रहते हैं उसको उससे निजात मिल जाएगा। और तीसरा फायदा यह होगा कि अगर पनबिजली होगा तो बिजली मिलेगा सबको, रोजगार बढ़ेगा, सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा। एक वो प्राइवेट सेक्टर भी अगर, चूँकि अगर सरकार के इंटरेस्ट नहीं है तो प्राइवेट सेक्टर को भी दे सकती है, प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, वेलफेयर का काम होना चाहिए। तो प्राइवेट सेक्टर के आने से कम जो बाढ़ आती है उस बाढ़ का पानी से निजात मिल जाएगी। मतलब हमारा ऐसा मानना है, जैसे हर क्षेत्र में एफडीआई हो रहा है ना, तो उसी तरह से या तो एफडीआई या इंडियन ही कोई अगर पैसा लगाना चाहते हैं उसकी तरह इस प्रोजेक्ट को अगर अंजाम दिया जाए तो बिहार में कृषि का विकास तीव्र गति के साथ हो सकता है। इरिगेशन एक समस्या है, दूसरा समस्या होता है फंड का, तीसरा समस्या होता है ट्रेनिंग का, चौथा समस्या होता है मौसम का। क्योंकि अगर तुम्हारा मौसम नहीं साथ दे, सीजन अगर जिसको बोलते हैं कुदरत ना साथ दे, लेकिन ये तो कभी कभी मौका आता है, लेकिन फसल का जो है समस्या हमेशा कुछ ना कुछ हमको बना रहता है। क्लियर? चलो, कोई दिक्कत ठाकुर जी? अब देखो, द टोटल एग्रीकल्चर कमोडिटी एक्सपोर्ट $3.50 बिलियन इन मार्च जून 2020। ये बुक्स में भी है, हम तो लिए हैं, वेबसाइट से ही लिए हैं, आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया। कहीं से लीजिएगा इन्फॉर्मेशन आपको ही मिलेगा, क्योंकि ये कंपाइल किया हुआ है, आपको इकट्ठा एक जगह मिल गया। इसकी इंपॉर्टेंस समझिए। इंडिया एक्सपोर्टेड, मेकिंग है ना, इंडिया एक्सपोर्टेड $338 बिलियन वर्थ ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इन 2013। 13 में कितना था जी? $38, और 2020 में कितना हो गया? $3.50। अब यहाँ देख रहे हैं, मेकिंग इट द 7th लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल एक्सपोर्टर वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में, एंड 6th लार्जेस्ट नेट एक्सपोर्टर। मोस्ट ऑफ इट्स एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट सब डेवलपिंग इकोनॉमी। और इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे के यहाँ अधिक से अधिक एक्सपोर्ट आपको किया जा रहा है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट दूसरे कंट्री को। अब देखिए, मान लें कि पंजाब है, तो पंजाब अगर गेहूं ही एक्सपोर्ट करता है तो उस गेहूँ, चूँकि पंजाब में क्या है, गेहूं को इस तरीके से उत्पादन किया जाता है कि 3 या 4 तक उत्पादन किया जा सकता है एक साल में। ऐसे पहले गेहूं की खेती एक बार होती थी, एक बार खेती धान की होती थी, तब कुछ समय गैप रह जाता था। लेकिन है क्या कि नए टेक्नोलॉजी के आधार पर जो है अब सालों भर खेती होती है। और इस तरीके से खेती करने से, खेती को बढ़ावा देने से क्या फ़ायदा मिलेगा, पहले इसको हम एक बार नज़र डाल लें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो, एग्रीकल्चर सेक्टर्स में, एग्रीकल्चर आपका हो गया, इसका इस पर आश्रित मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र हैं। तो अगर खेती अगर सालों भर हो तो जो सबसे बड़ा समस्या हमारे यहाँ क्या है बताओ? कोई ग्रामीण क्षेत्र में सबसे बड़ा समस्या क्या है? सबसे बड़ा समस्या है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या समस्या है? सीजनल
हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट नहीं पढ़ा रहे हैं, वो अलग चैप्टर है, लेकिन वो लेक्चर है यूट्यूब पर, आप चाहें तो देख सकते हैं। मतलब होता क्या है कि कभी काम मिला कभी काम नहीं मिला, लेकिन पंजाब में सभी दिन काम मिलता है। इसीलिए एक बहुत बड़ा कारण है जिसको बोलते हैं माइग्रेशन ऑफ लेबर फोर्स फ्रॉम बिहार, यूपी, बंगाल एंड etc टू पंजाब। लेबर फोर्स लिखा मैंने, लेबर फोर्स कहते हैं जो काम करने के लायक है, काम करना चाहते हैं, जो मार्केट में रेट है। लेबर फोर्स किसे कहते हैं? इज द पीपुल हु इज विलिंग टू वर्क, एबल टू वर्क एट करेंट वेज रेट बट नॉट गेटिंग द वर्क इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयड। तो लेबर फोर्स कहाँ जाते हैं? पंजाब। क्यों जाते हैं? क्योंकि साल भर उससे काम मिलता है, साल भर उससे काम मिलता है। अब देखिए, अब एग्रीकल्चर को सुधारने का दूसरा तरीका होता है कि कुछ लोग खेती के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री, जैसे कि बिहार में, यूपी में, हरियाणा में एक जो पशुपालन का जो है, गाय भैंस को पालते हैं, भेड़ बकरी भी पालते हैं। ये भी उनका सोर्स ऑफ इनकम है, ये उनका क्या है? सोर्स ऑफ इनकम आपका है। लेकिन आपका ये सभी के पास नहीं है, कुछ लोग के पास है, कुछ लोग के पास आपका नहीं है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या होता है वो है आपका लैंडलेस लेबर। हमारे क्या बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जिसके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ काम करने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है। हालांकि सरकार इसके लिए बहुत सारे स्कीम दी, उसको हम लोग बाद में बात करेंगे। अब देखो, और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ बहुत बड़ी समस्या है ना जी। अब देखिए, अगर ये होगा सीजनल, अगर हमें सब दिन काम मिले, अगर सब दिन काम मिले तो यहीं पे रह जाएंगे। अगर यहीं पर रहेंगे, इनकी आय बढ़ेगी, इनकी आय बढ़ने से हमारी जो बिहार की अर्थव्यवस्था, अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार की अर्थव्यवस्था में इनकी आय बढ़ने से इनका एमपीसी क्या होता है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये क्या होता है? एडिशनल इनकम बढ़ने के कारण जो कंजम्पशन में वृद्धि होती है उसे कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्या बोलते हैं? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ेगा तो मार्केट में क्या होगा? डिमांड बढ़ेगा, एक बाज़ार की विकास होगी, और एक बाज़ार का विकास होगा, जब डिमांड बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है उत्पादन भी बढ़ेगी, और उत्पादन बढ़ती है तो सभी जो वस्तुएं डिमांड होती है वो दूसरे जगह से नहीं आती है, कुछ सामान बिहार में भी बनता है, जैसे आटा, चावल, दाल, बिस्किट। ये अगर रहते पंजाब में तो पंजाब में न खाते, लेकिन बिहार में है तो बिहार में खाएंगे। बिहार इंडिया से बाहर नहीं है, बिहार इंडिया से बाहर नहीं है। तो उसी तरीके से अगर हम ओवरऑल इंडिया की बात करेंगे तो हमारे इंडिया से भी जो पढ़े लिखे किसान भी हैं, जो एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट मतलब बन जाते हैं, उनके उस तरह का काम नहीं मिलता है तो दूसरे कंट्री चले जाते हैं। क्योंकि बिहार में कुछ ही राज्यों का कृषि का बड़े पैमाने पर हमारे विकास हुआ है। तो हमारा जो ब्रेन ड्रेन है, हम बताए थे आज़ादी के पहले हमारे क्या समस्या क्या था? ड्रेन ऑफ वेल्थ। और आज समस्या क्या है? ड्रेन ऑफ ब्रेन ड्रेन, problems of brain drain. Why? Because he is not neither getting that much respect, not much price या wages, and therefore he is leaving this country, this state and migrate either other countries or other state. अगर हम बिहार की बात करें तो he is leaving this and migrating to other state. अगर पूरी इंडिया की बात करें, he migrating from India to China, India to Japan, India to South Korea, India to आपका जो है यूएस, कनाडा, जर्मनी, जापान, ब्राज़ील, इन सो मेनी कंट्रीज। ठीक है, तो इस तरह से हमारे यहाँ एक से हमारा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का समस्या होगा। दूसरा जो सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ है वो ग्रामीण क्षेत्र में, उसको बोलते हैं वो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? इसको बोलते हैं छुपी हुई बेरोजगारी। ये क्या होता है? यदि एक खेत में अगर 5 किसान हैं और अगर ये 50 केजी का उत्पादन करते हैं, अगर इसमें से 2 को निकाल दें
अगर 2 को इसमें हटा दें, 2 हटा दिए तो ही 85 kg का उत्पादन होगा। तो बेसिकली जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर क्या है, इसका 0 है। अगर हमारे कृषि का विकास होगा, मॉडर्न तरीके से सब दिन काम मिलेगा तो इनको भी काम मिलेगा। और एक सबसे बड़ी समस्या, अगर हमारा एग्रीकल्चर विकसित होता है तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का विकास यहाँ किया जा सकता है। बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास है। एक ऑप्शंस नहीं है, केला बनाना हाजीपुर में है, जिसको हम लोग चिप्स बना सकते हैं। इसकी चिप्स काफ़ी कॉस्टली होती है, हमारे क्या चिप्स केला का काफ़ी डिमांड आज के डेट में है, जो दूसरे जगह से बन के आती है। यानी कि केले की खेती के लायक मिट्टी है, उसको और अधिक मॉडर्न तरीके से खेती करेंगे, उसको उत्पादन बढ़ाएंगे और केले का चिप्स को दूसरी जगह एक्सपोर्ट करेंगे। केले का बहुत सारा और भी आउटपुट आपको बनता है। उसी तरीके से मेज़ है, मक्के का बहुत सारे मिक्सचर्स बनता है, कुरकुरे वगैरह आप बहुत सारे खाते हैं। हमारे के लीची है, लीची का जूस बनता है, वो बाहर से बन के आता है। तो लीची की खेती को और मॉडर्न तरीके से किया जाए, सालों भर ऐसा हो से एक ही महीना में ख़त्म हो जाता है। तो कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी का विकास किया जाए कि और खेती बढ़े, उसका और उत्पादन बढ़े। लीची का जूस सबको पसंद है। मखाना की खेती होती है हमारे के यहाँ, तो मखाने की इंडस्ट्री की, मखाना एक ऐसा आइटम है जन्म लेने से लेकर मरने तक का जो उसका उपयोग होता है कम से कम पूरे भारतवर्ष में। और उसकी खेती सबसे अधिक बिहार में ही आपको होती है, और उसको कीचड़ में होती है। बहुत सारे किसानों को डेथ हो जाता है। उसके लिए सरकार को सब्सिडी देना चाहिए, ट्रेनिंग देना चाहिए, ताकि जो है उसका उत्पादन को बढ़ाया जा सके। अगर हम सिंपल बिहार के कॉन्टेक्स्ट, अलग अलग राज्यों में देखें, हमारे के यहाँ जितने ज़िला है बिहार की बात करें, उतना ही तरह का कल्चर है, उतना ही तरह का कुछ ना कुछ स्पेशलाइजेशन है। नालंदा में सब्जी की खेती होती है, उसको प्रमोट किया जा सकता है। हाजीपुर में केला का, अमरूद का खेती बड़े पैमाने पर होती है। मुजफ्फरपुर में लीची की खेती होती है, दरभंगा में ये होती है, कहीं पे लाया होता है। तो इन सभी का जो है और अच्छे तरीके से विकास करके आपका जो है इसको और बढ़ा सकता है। देखिए, एक डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट समस्या को दूर कर सकते हैं। हमारे के यहाँ डिमांड बढ़ सकता है, हमारे के यहाँ मार्केट साइज आपको बढ़ सकता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे के यहाँ के लोग हमारे के यहाँ रह जाएंगे तो हमारे के यहाँ सेविंग भी बढ़ेगा। क्योंकि आप तो पढ़े हैं ना, जो हमारा इनकम होता है या तो सी या तो एस, या तो सी या तो आई। कुछ खाए, जो खाए नहीं खाए बच गया। अगर एक व्यक्ति सेविंग करता है तो दूसरा उधार लेता है, एक व्यक्ति खर्च करता है तो उससे दूसरे का घर चलता है। ये हमारा साइकिल चलेगा। ये साइकिल जितना तेज चलेगा, इकोनॉमिक साइकिल, देखो ये साइकिल जितना तेज चलेगा, हमारे क्या समस्या है ना, विशेष सर्किल ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो अगर हमारा इंक्रीज प्रोडक्टिविटी करता है, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी बढ़ता है, तो जाहिर सी बात है इनकम बढ़ेगा। इसको हटाओ, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा जी, इनकम बढ़ेगा। इनकम बढ़ेगा, सेविंग भी बढ़ेगा, कंजम्पशन भी बढ़ेगा। सेविंग बढ़ेगा तो कैपिटल फॉर्मेशन भी बढ़ेगा। कैपिटल फॉर्मेशन होगा, अधिक होगा तो इन्वेस्टमेंट अधिक होगा, अधिक होगा प्रोडक्टिविटी अधिक होगा, प्रोडक्शन अधिक होगा तो रोजगार अधिक मिलेगा। ये जो विशेष सर्किल ऑफ पॉवर्टी है, पढ़ाएंगे जब पॉवर्टी में, ये क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। हम लोग पहले पढ़ते थे, इंडियन फार्मर जो है गरीबी में जन्म लेते हैं, गरीब रहते हैं और गरीब ही मर जाते हैं। एक बहुत बड़ा समस्या है। क्लियर? हमें PDF आप लोग को भेज देंगे आज, उसमें कुछ हल्का फल्का गलतियां हैं, सुधार देंगे, उसको आप लोग को दे देंगे। हाँ बोलो, क्या बोलो? हाँ, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करने का 2 तरीका है। या तो हम लोग मल्टीपल क्रॉपिंग की बेकार, जैसे देखो, जैसे देखिए ये हमारा पूरा खेत का इलाका है, तो हम पूरा फसल एक ही चीज़ का बो देते हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब है, जैसे अब इसमें हम इतना एरिया में लगा दिए, मेन फसल जो है चावल गेहूँ दाल लगा दिए, है कि नहीं। और उसके बाद हम लोग जो है साइड साइड में खजूर का पेड़,
या ताड़ का पेड़ लगाते हैं, है ना, लत्ती वाला कुछ फल लगा देते हैं इस मिट्टी में, ऊपर चढ़ जाता है। कद्दू है, लौकी है, नेनुआ है कि नहीं। उसके बाद कुछ जगह हम लोग फूलों की खेती कर लेते हैं, कुछ जगह फूल है, गुलाब का फूल है, गेंदा का फूल है, तो कभी गुलाब से पैसा आएगा, कभी मधुमक्खी पालन कर लेते हैं, मधुमक्खी से पालन आएगा। कुछ एरिया में अगर एरिया है तो इसमें अंदर जल दे देते हैं, अंदर अंदर इसमें हम लोग मछली पालन कर सकते हैं, तो कभी मछली से पालन से पैसे, कुछ लोग मछली पालन में लग जाएंगे, कुछ लोग फूलों में लग जाएंगे, मधुमक्खी पालन में कुछ लोग ताड़, यानी कि ताड़ की क्योंकि ताड़ एक ऐसा एरिया है, मतलब क्या वो पौधा है, पौधा क्या उसको ट्री कहेंगे, जो छाँव से उसमें नहीं होता है, इसमें कुछ नुकसान आपका नहीं होगा। इसमें भी खजूर होते हैं, उसमें भी जूस होते हैं। खजूर का गुड़ काफ़ी महंगी बिकती है मार्केट में। अगर एक गुड़ आपका 30 रुपये किलो है तो मिलेगा सीधे आपका 100-125 रुपये किलो। तो इससे भी आपको किसानों को फ़ायदा होता है। अब जैसे खजूर लगाएं तो खजूर का गुड़ इंडस्ट्री में बनेगा, तो एग्रो बेस इंडस्ट्री लगेगा, तो जो एक्सेस लोग थे उसको वहाँ से सरप्लस वर्कर थे उसको निकाल के इंडस्ट्री में लगा देंगे, तो उस परिवार का इनकम भी बढ़ेगा। चूँकि जो सरप्लस न है, और अगर उसको लगाए रहिएगा तो कुर्फाती करेगा, लड़ाई कर लेगा। कहा भी जाता है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर समटाइम्स बिकम्स नेगेटिव इफ देयर इज क्राउडिंग। यदि क्राउडिंग है, एक्सेस लेबर है, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो एंड समटाइम्स इट आल्सो नेगेटिव। आई बात समझ में? जितना ज़रूरत है उतने लोग ने काम करेगा, अधिक लोग काम करके क्या करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो दिस गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का समस्या है एग्रीकल्चर सेक्टर से दूर हो सकता है भारत से। और बोलो। हमारे यहाँ तो मतलब उतना लैंड ही नहीं है, जो मतलब चावल दाल की खेती करते हैं उसके हिसाब से उतना ही लैंड है, एक्स्ट्रा नहीं, लैंड है, बहुत सारा ऐसा लैंड है, अगर पूरे ओवरऑल बिहार की बात करें जहाँ पे कुछ नहीं होता है, मतलब खेती हो ही नहीं सकता, तो वहाँ पे हम इंडस्ट्री को लगा सकते हैं। प्रोडक्शन नहीं होगा तो इंडस्ट्री कैसे लगेगा? प्रोडक्शन इंडस्ट्री देखो, अब खेती के लायक ज़मीन है, प्रोडक्शन बढ़ भी रहा है। जहाँ पे खेती हम चावल गेहूँ दाल की करते हैं, मॉडर्न तरीके से करेंगे तो वहाँ पे उत्पादन बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ा है कि नहीं। अब लोग, अब जब सालों भर खेती होता है ना गोभी का, बिहार में सालों भर टमाटर की खेती होती है ना, पहले कहाँ होता था, अब तो होता है सालों भर। टमाटर सब दिन खाते हैं, गोभी सब दिन खाते हैं। बोलो कभी ऐसा होता है टमाटर नहीं मिला, धनिया का पत्ता सब दिन मिलता है, तो बिहार में नहीं होता था, वो बाहर से आता है। पहले आता था रांची से और दूसरी जगह से, अब सब जगह सब दिन तो यहीं पे होता है, तो बढ़ा है। तो उससे लोगों को काम भी मिला है, और हम इस स्थिति में भी हैं कि हम लोग कुछ अपना जो सब्जी है दूसरे राज्य भेजते हैं, दूसरे राज्य भेजते हैं। अब देखो कभी कि बहुत अधिक, जैसे कहीं बड़ा फंक्शन होने वाला है, तो एक ट्रेन उसको सब्जी चाहिए तो यही बिहार से उठा के ले जाता है, एक ट्रक से उठा के ले जाता है यहाँ से, मतलब कि यहाँ से सस्ता उसको पड़ता है। 100 रुपये किलो कद्दू मिलता है महाराष्ट्र में, मुंबई में शहर में, यहाँ पे आपको 10 रुपये पीस मिल जाता है। इस तरह से एग्रो बेस इंडस्ट्री को स्थापित करके, और जो ज़मीन है वो ज़मीन का साइज़ नहीं बढ़ेगा, उसको हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं नए मेथड ऑफ प्रोडक्शन से। उसके बाद देखिए और भी तरीका है। अभी आपका एक आया हाइड्रोपोनिक प्लांट्स की खेती है, उसमें मिट्टी पे खेती नहीं होता, पानी में ही खेत होता है। मतलब कि जैसे खेत है, खेत के ऊपर भी लगा दीजिए, उसमें भी कुछ कुछ प्लांट होते रहे, काफ़ी महंगी उसकी फसल होती है। उसमें बंदा गोभी लगता है, कुकुम्बर लगता है, सारा कुछ, धनिया का पत्ता लगता है, तो कभी यहाँ से पैसा आ जाएगा। हाँ, हाइड्रोपोनिक प्लांट, हाइड्रोपोनिक प्लांट दिखाएं, इसमें अगर होगा तो, नेट चलता हो तो दिखा दूंगा मैं, देखता हूँ, वेट करो, प्रयास करते हैं। होना चाहिए। नहीं काम कर रहा है, मैं दिखाऊंगा ऐसे। चलो
इस पे मैं दिखला देता हूँ तुम लोग को। देखो ना आप नेट पे सर्च करके, देखो है ना, हाइड्रोपोनिक प्लांट्स छत के ऊपर भी हो जाता है। देखिए, चलिए ठीक है, उसको देखिएगा। तो इस तरह से जो है एग्रीकल्चर का हम ब्रीफ आइडिया आपको दिए हैं। सेकेंड क्लास में आपको और अच्छे तरीके से इसको देखो। सेकेंड क्लासेज में मैं आपको एक PDF दिखा देता हूँ और ये PDF भेज भी देंगे, आप इसको पढ़ के आइएगा। देखो ठीक है, ये आपको हम ब्लैक एंड वाइट में भेजेंगे, प्रिंट भी निकाल सकते हैं। एग्रीकल्चर इन इंडिया, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, एक छूट गया एक वर्ड, उसको सुधार करके भेज देंगे, है ना जी। एग्रीकल्चर कंपासेस क्रॉप एंड लाइव स्टॉक प्रोडक्शन, इसका मतलब मेरा आपको दिया गया है। ठीक है, चलो आज यहीं तक रखते हैं।